हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप लोगों का जो भी नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और आपको सही तरीका सिखाने के लिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हम आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चन भी लेके आते रहते हैं। और आज भी आपकी क्लास से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए और जज कीजिए कि कितना आपने सही किया, आप क्या वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक आपको पहुँचना ज़रूरी है, या जहाँ एग्जामिनर्स के दिमाग जाते हैं क्वेश्चन बनाने में। आपको ये चीज़ समझना है और इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे और अपने क्वेश्चन को बताएं आप कितना सही कर पा रहे हैं। और अगर आपकी कोई और ज़रूरतें हैं तो आप उसे भी बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे भी शेयर करें। जब आपकी प्रॉब्लम्स हमें पता चलेगा तो हम उसी हिसाब से आपके लिए और भी वर्क कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी अच्छी बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, कथक को और किस नाम से जाना जाता है? क्लास में मैंने बताया था कि कुछ नृत्य हैं जिनके उपनाम भी हैं, आपको उसके उपनाम भी पता ही होने चाहिए। तो आपको बताना है कि कथक को और किस उपनाम से जाना जाता है। क्या इसको नटवरी नृत्य कहते हैं, या इसको मटका नृत्य कहते हैं, या इसको दासी अट्टम कहते हैं, या इसको जात्रा कहते हैं? आपको बताना है कि कथक का एक और उपनाम क्या है। और आपको पता है कि ये बहुत आसान है और साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी। और आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा कि कथक का एक और उपनाम क्या है, नटवरी नृत्य। इसको नटवरी नृत्य के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि आपको कालबेलिया के बारे में बताना है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन में है, यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है। क्या कालबेलिया राजस्थान का एक प्रचलित लोक नृत्य है? दूसरा है, यूनेस्को द्वारा इसे मूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2010 में शामिल किया गया है। क्या यूनेस्को ने 2010 में इसको अपनी सूची में शामिल किया है, वो भी मूर्त सूची में? और तीसरा है, राजस्थान की प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो ने इसे देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। क्या गुलाबो जी ने इसको विश्व में यानी कि देश विदेश में प्रसिद्ध किया है या प्रसिद्धि दिलाई है कालबेलिया को? तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। आई थिंक आपने स्टेटमेंट मेरे पढ़ते ही पकड़ लिया होगा कि गलती कहाँ है। तो आपको पता है कि जो पहला है बिल्कुल करेक्ट है, ये राजस्थान का है। दूसरा आपका जो है क्यों गलत है, सब कुछ सही है, सिर्फ एक पॉइंट गलत है, ये मूर्त नहीं है, ये आपका अमूर्त है। ऐसे ही छोटी सी गलती एग्जामिनर के द्वारा जो है बना दी जाती है और बच्चे वहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो आई थिंक आपने मिस्टेक नहीं किया होगा। और आपका दूसरा जो पॉइंट है यही गलत है, क्योंकि ये मूर्त नहीं है बल्कि अमूर्त है। बाकी सारे सही हैं। इसको 2010 में ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और तीसरा है, राजस्थान की प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो ने ही इसे प्रसिद्धि दिलाई है। तो आपका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। निम्न कौन सा नृत्य विवाहित महिला की मृत्यु हो जाने पर पति की पीड़ा को चित्रित करने के लिए किया जाता है? जब पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति का जो दर्द है उसको बयां करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? और मैंने आपको बताया था कि ये जो नृत्य है ये खुशी और गम दोनों मौकों पर किया जाता है। और ये कौन सा नृत्य है? क्या ये चेराव नृत्य है, या चौंगलेजान है, या चैलम है, या परलम है? कौन सा नृत्य है जो पत्नी की मृत्यु के बाद पति के दुख को बयां करने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चौंगलेजान जो नृत्य है यही नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम के बीच भेद को कौन दर्शाता है? इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो दोनों में अंतर को बताता है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अंतर के हिसाब से। पहला, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं जबकि भरतनाट्यम में नहीं। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा, पीतल की तस्तरी की धार पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है जबकि कुचिपुड़ी का नहीं, यानी कि कुचिपुड़ी में इस तरह का कुछ नहीं होता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो दोनों नृत्यों के बारे में सही बातें कर रहा है। और आपको पता है ये IAS का क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा कि आपका जो पहला है ये क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है करते समय मैंने आपको कहा था कि लोग गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं, यानी कि कथोपकथन भी होता है, नृत्य भी होता है। तो बिल्कुल सही है। जबकि भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई कथोपकथन नहीं होता, सिर्फ डांस होता है, इशारों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा बातों को कही जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, पीतल की तस्तरी की धार पर पैर रख करके जो डांस किया जाता है
ये भरतनाट्यम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कुचिपुड़ी है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो केवल एक जो है यही सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है गरबा गुजरात, क्या ये सही सुमेलित है। तीसरा यक्षगान कर्नाटक, क्या ये सही सुमेलित है। चौथा है नेक्स्ट है लावड़ी महाराष्ट्र, और इसके अलावा है आपका मुखौटा कश्मीर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और आई होप कि आपको ये भी अच्छे से पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपका जो गरबा है ये गुजरात का है, बिल्कुल करेक्ट है। आपका यक्षगान कर्नाटक का है, ये भी सही है। और आपका लावड़ी महाराष्ट्र का ये भी सही है, लेकिन मुखौटा नृत्य जो है ये आपके कश्मीर का नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मणिपुरी जो संकीर्तन है, मैंने आपको बताया था कि मणिपुरी के 3 पार्ट्स हैं, संकीर्तन है, थांगटा है, और इसके अलावा आपको मैंने बताया था रासलीला है। तो इसमें से संकीर्तन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यह गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन है, यानी कि संकीर्तन में गीत भी होता है और नृत्य भी होता है। दूसरा, केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो प्रयुक्त किया जाता है। क्या संकीर्तन जब होता है तो सिर्फ करताल का उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। और तीसरा है, यह भगवान कृष्ण के जीवन लीलाओं का प्रदर्शन है। क्या संकीर्तन में जो डांस होता है इसमें सिर्फ भगवान जो कृष्ण है इन्हीं के जीवन लीलाओं का ही प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन में है 1, 2, 3, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन बी में है 1 और 3 ये सही है। ऑप्शन सी में है 2 और 3 सही है, और डी में है कि कोई सही नहीं है, यानी कि सभी गलत हैं। तो आपको बताना है, तो आपको पहला मैंने बताया था कि ये जो है इसमें डांस भी होता है और गाना भी होता है, यानी कि नृत्य और गायन दोनों होता है। केवल करताल नहीं बजाया जाता बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसमें पुंग और करताल दोनों बजाया जाता है, तो पुंग भी होगा। करताल की बात कर रहा है, यानी कि सिर्फ करताल कह रहा है, तो दूसरा गलत हो गया। और यह कृष्ण के ही जीवन लीलाओं पर आधारित है, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि पहला और तीसरा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, पहला और तीसरा इसी में है, और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गलत है, क्योंकि पुंग भी होता है करताल के साथ। कौन से शास्त्रीय नृत्य पर ईरानी और उर्दू परंपरा का प्रभाव है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें जो है ईरानी और उर्दू कविताओं और नाटकों को भी शामिल किया जाता है डांस के लिए। तो ऑप्शन में है आपके पास कथकली, दूसरा है आपका कथक, तीसरा है मणिपुरी, और चौथा है सत्रिया। और ये भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बताया है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये कौन सा है, कथक। कथक पर ही इसकी परंपराओं का जो है प्रभाव पड़ा, क्योंकि कथक उत्तर क्षेत्र में डेवलप हुआ, और उत्तर क्षेत्र में ही विदेशी, ईरानी, यूनानी, अरबी, मुगल सबका आक्रमण हुआ, और ऐसे क्षेत्रों में इसका विकास होने की वजह से इस पर इन सभी संस्कृतियों का भी जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपका कथक जो है यही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो शास्त्रीय नृत्य फैला है वो है कथक। उत्तर के सारे जो आपके राज्य हैं इनमें कथक का जो डांस है या जो रूप है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सत्रिय नृत्य का आधार क्या होता है। सत्रिय नृत्य का क्या आधार है, किस पर सत्रिय नृत्य किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये असम का है, और इसका विकास में जो रोल है वो किसने अदा किया है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, शंकर देव हैं। लेकिन ये इसका आधार क्या है, किस बेस पर, किस थीम पर ये होता है। क्या ये लोकगीतों पे होता है, इसका आधार लोकगीत है, या बोरी गीत है इसका आधार, या शास्त्रीय गीतों के आधार पर ये डांस किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं है कि जो कि सत्रिय नृत्य का आधार हो, या उसका बेस हो, या उसका थीम हो। तो आई थिंक आपको ये भी याद होगा, बहुत आसान है और काफ़ी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आपका जो बोरी गीत है शंकर देव ने इसको लिखा है, और यही थीम है सत्रिया का, और इन्होंने ही सत्रिया को फेमस बनाया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या कौन से नृत्य को त्रिभंग मुद्रा में नर्तकों द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, जिसमें जो नर्तक है वो त्रिभंग मुद्रा में करता है। त्रिभंग मुद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है ये, और इसमें मैंने मूर्तिकला में भी बताया था, अमरावती में त्रिभंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी नृत्य में भी त्रिभंग है। वो कौन सा नृत्य है, क्या ये ओडिसी है, या मणिपुरी है, या सत्रिया है, या कथक है। तो आई थिंक आपको याद होगा कि ये कौन सा होगा। तो आपका मूर्ति में पूछे तो अमरावती आंध्र प्रदेश, और नृत्य में पूछे तो उड़ीसी उड़ीसा। तो आपका उड़ीसी ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इधर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं।
भारत में शास्त्रीय इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? इनमें से कौन सा वो कथन है जो त्रिभंग मुद्रा को बता रहा है? मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया है कि त्रिभंग क्या है। मैंने कहा भी था कि इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये लाइन हूबहू एग्जाम में आया है। तो आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए। पहला है, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी कटी किंतु कटित एवं ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक पांव मोड़ा जाता है और जो शरीर है वो थोड़ा कहाँ पे, कटी एवं ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। यानी कि कटी मतलब कमर और ग्रीवा मतलब कंधे वाला पार्ट को जो है वक्र किया जाता है, मोड़ा जाता है। दूसरा है, देह मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या ये त्रिभंग है? या मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को व्यक्त करते हैं। क्या ये त्रिभंग को दर्शा रहा है? तो आई थिंक आपने स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ लिया होगा कि त्रिभंग को कौन बता रहा है। कौन है जो शरीर को 3 जगह मोड़ने की और भंग करने की बात कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। यही आपका त्रिभंग मुद्रा को बता रहा है कि पैर अपोजिट साइड में जाएगा, कमर पे भी जो है मोड़ आएगा और गर्दन यानी कि कंधे में भी मोड़ आएगा और इसी को त्रिभंग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 13 ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या ये सही नहीं है? दूसरा, रासलीला उत्तर प्रदेश एवं मणिपुर का लोक नृत्य है। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तीसरा, छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा किया जाता है। क्या ये सही नहीं है? और चौथा, चिवराव मणिपुर का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो कि सत्य नहीं, यानी कि 3 सही है, कोई एक स्टेटमेंट है आपका वो रॉन्ग है। और आपको पता चल गया होगा स्टेटमेंट सुनते सुनते ही कि जो आपका चौथा है ये गलत है, क्योंकि ये मणिपुर नहीं है बल्कि ये मिजोरम का है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन है जो सत्य है? चरकुला बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें से कोई एक कथन है जो सत्य है। तो क्या चरकुला बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है? दूसरा, संकीर्तन व यात्रा उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तीसरा, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। और चौथा, सरहुल पूर्वांचल का लोक नृत्य है। बताएं बच्चों कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि सही है? और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें कहाँ गलती है। आपको पता है कि चरकुला बुंदेलखंड का नहीं है बल्कि ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। संकीर्तन और यात्रा उत्तराखंड का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। सरहुल जो है ये पूर्वांचल का नहीं है बल्कि ये त्योहार झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वगैरह में मनाया जाता है। खास करके झारखंड के जो छोटा नागपुर का इलाका है यहाँ की जनजातियाँ सरहुल त्यौहार मनाते हैं और इसको फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। ये एग्जाम में आया है बच्चों कि फूलों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो जो फूलों का त्यौहार है ये आपका सरहुल है। और ये फसल कटाई के बाद जो जनजातियाँ हैं वो इसको मनाते हैं। फसल कटाई के बाद ये मनाई जाती हैं। याद रखेंगे, फसल को जब काट लेते हैं तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है सरहुल, जिसको फूलों का त्यौहार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही क्या है? यक्षगान आपकी कर्नाटक का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। अन्य तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी के सुमेलित होंगे? पहला है, कर्मा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। क्या ये सही सुमेलित नहीं है? दूसरा है, तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्या ये सही सुमेलित नहीं है? तीसरा है, घूमर राजस्थान का है। क्या इसमें कहीं गलती है? या चौथा है, भगोरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैंने सारे लोक नृत्य आपको डिस्कस किया है क्लास में और बताया था कि इन सबको याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और खास करके इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को मैंने हाईलाइट भी किया था। तो कर्मा जो है ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये तो नहीं होगा। तमाशा महाराष्ट्र का है, ये भी सही है, इसलिए ये भी गलत नहीं है। तीसरा, घूमर जो है ये राजस्थान का है, बिल्कुल सही है, ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। और चौथा, भगोरिया ये यूपी का नहीं है, ये एमपी का है। और क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कोई एक है जो कि सही सुमेलित है और अन्य जो है वो गलत है। पहला है, छऊ बिहार का है। क्या जो छऊ लोक नृत्य है ये बिहार का है? दूसरा है, गरबा राजस्थान का है। क्या जो गरबा लोक नृत्य है ये राजस्थान में किया जाता है?
और तीसरा है भवई, गुजरात से संबंधित है। क्या जो भवई है ये गुजरात से संबंधित है। और चौथा है नाटी, कश्मीर का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको पता है कि जो छऊ है ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, ये क्या है, ये गलत है, ये बिहार का नहीं होगा, बल्कि ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इन क्षेत्रों में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। गरबा आप जानते हैं गुजरात का, इसलिए ये भी सही सुमेलित नहीं है। भवई जो है ये गुजरात का है, ये सही सुमेलित है। और जो नाटी है ये आपके कश्मीर का नहीं है, बल्कि ये हिमाचल का है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आपके जो सही बात करेंगे तो सही आपका सिर्फ तीसरा वाला जो ऑप्शन है, अगर इसको ए और बी और सी और डी कर दें तो आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा और बाकी के सारे असत्य हैं। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला है धमाली लद्दाख में प्रचलित लोक नृत्य है, क्या ये सत्य है। दूसरा है गिद्दा पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, क्या ये सत्य है। तीसरा है पुंग चोलम मिजोरम का लोक नृत्य है, क्या ये स्टेटमेंट सत्य है। और चौथा है ऐसे नृत्य जो जीवन की विविध रंगों की झलकियों को दिखाती हो, साथ ही विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं, वो लोक नृत्य कहलाते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सत्य है। और चौथा है जाब्रो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है और ये भी बहुत आसान है और यहाँ से आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिल रहा होगा और अगर आप कुछ भूल रहे होंगे तो यहाँ पे आपका फिर से क्लियर हो जा रहा होगा। तो आपको पता है कि जो धमाली है ये लद्दाख का नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, पहला सत्य है। गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य तो है, लेकिन ये पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि स्त्रियों द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका दूसरा भी असत्य है। पुंग चोलम जो है ये कहाँ का है, मिजोरम का नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है, मणिपुर का लोक नृत्य है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ऐसे नृत्य जो आम जनजीवन की झलकियों को दिखाए, विभिन्न अवसर पर किए जाए, वही तो लोक नृत्य है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा और आपका ई भी गलत है, क्योंकि जाब्रो जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि लद्दाख का लोक नृत्य है। तो आई होप आप लोगों को फिर से सारे तथ्य रिकॉल हो गए होंगे और अपने कॉन्फिडेंस को आपने बढ़ा लिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मजा आया होगा। अब आप लोग अपने क्वेश्चन को जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाए, क्या आपको कोई असुविधा हो रही है या क्वेश्चन करके मजा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोगों को क्वेश्चन करके कैसा फील हो रहा है, अपनी बातों को बताएं और जो भी जरूरतें हो उसको भी बताएं और अपना फीडबैक दें। और आगे हम ऐसे चीज़ों को जारी रखेंगे, आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो अपनी ज़रूरत को, अपनी फीडबैक को दें। हम उम्मीद करेंगे कि आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट डे हम नए क्लास में मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।